मॉर्निंग क्लास। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं हिंदी वितान भाग 2 का पाठ 2 जूझ, जिसके लेखक हैं आनंद यादव। आनंद यादव का जन्म सन 1935 में कागल कोल्हापुर में हुआ था। आपका पूरा नाम आनंद रतन यादव है। आपने मराठी एवं संस्कृत साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। आपकी रचनाएं हैं जूझ, नटरंग विशेष रूप से आपकी रचनाओं में चर्चित है। नटरंग भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है। 1990 में आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। और आइए देखते हैं पाठ का सार क्या है। इस पाठ में आनंदा और उसके परिवार के बारे में बताया गया है। आनंदा के परिवार में उनके पिता और माँ हैं। आनंद अपने दादा से बात नहीं कर पाता। यहाँ पे दादा जो संबोधित किया ना, वो आनंद के कौन है? पिता है। क्योंकि उसके जो पिता है वो अच्छे आचरण वाले नहीं है और बहुत ही गुस्सा करते हैं। इसलिए आनंदा जो अपने कभी भी मन की बात अपने पिताजी से नहीं कर पाता। आनंदा चाहता है कि वह आगे की पढ़ाई करे, लेकिन पिताजी उसको क्या है, घर के कामों में लगा दिए हैं। तो दूसरे और है इस पाठ में है दत्ताजी राव देसाई, है ना। तो कौन है दत्ताजी राव देसाई? ये गांव के एक प्रभावशाली व्यक्ति है ना। सभी लोग, गांव के जो लोग हैं वो क्या इसकी बात मानते हैं। तो आनंदा जो अपनी बात दत्ताजी राव से कहते हैं, है ना, कि मैं पढ़ना लिखना चाहता हूँ, लेकिन आप दादा को समझाइए इस बात के लिए। तो आनंदा के पिता को जब दत्ताजी राव बताते हैं कि वो क्या है आनंदा को पढ़ने लिखने दे, तो वो तैयार हो जाते हैं। साथ ही इस पाठ में आगे आनंदा और उसकी पाठशाला के बारे में बताया गया है। जब आनंदा पहली बार पाठशाला गया तो क्या था, बहुत खुश था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन बीच में क्या है, कुछ बच्चे उसको परेशान करने लगे, तो उसका मन जरूर कुछ समय के लिए खटका कि मैं पाठशाला नहीं आऊँगा। लेकिन उसने क्या है उस मुसीबत का सामना किया और आज वो कक्षा में क्या अच्छे पोजीशन पर भी है। साथ इस पाठ में क्या है, सौंदल मेकर जी नामक पर अध्यापक का भी क्या है उल्लेख है ना, जो क्या है बहुत ही अच्छा कविता सिखाते हैं लोग बच्चों को। तो किस प्रकार आनंदा उसकी कक्षा में उसकी कविता में रुचि लेते हैं और प्रत्येक कार्यों में, प्रत्येक रूप में वो क्या है अध्यापक की कविता को उतारते हैं। तो इसी पर आधारित है हमारी कक्षा जूझ। जूझ का मूल अर्थ है परिस्थितियों का सामना करना, संघर्ष करना। तो देखिए बच्चा जो आनंदा है वो किस प्रकार अपनी परिस्थितियों का सामना करता है और प्रत्येक चीज में पढ़ाई को ढूंढता है। पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता था। इस पाठ में क्या है, एक बच्चा का नाम आया जिसका नाम है आनंदा, है ना। आनंदा का क्या है, पाठ जाने के लिए मन तड़पता था। तड़पना मतलब व्याकुल होना। लेकिन दादा के सामने खड़े होकर यह कहने की हिम्मत ही नहीं होती कि मैं पढ़ने जाऊंगा। लेकिन दादा जो उसके पिताजी है ना, उसको वो कभी नहीं कह पाया मैं पढ़ने जाऊंगा, क्योंकि उसके जो पिता जो कठोर स्वभाव वाले हैं, बहुत गुस्से वाले हैं। डर लगता था कि हड्डी पसली एक कर देगा। वो अपने पिता से डरता था कि वो कहीं उसे मार ना दे। इसलिए मैं इस ताक में रहता कि कोई दादा को समझा दे। ताक मतलब कोई समय की प्रतीक्षा में था। मैं इस ताक में था मतलब समय की प्रतीक्षा में था कि कोई तो मिले जो मेरे पिताजी को समझा दे। मुझे विश्वास था कि जन्म भर खेत में काम करते रहने पर भी हाथ कुछ नहीं लगेगा, है ना। बच्चा जानता था कि यदि वो पढ़ाई लिखाई में नहीं लगा तो उसका भविष्य जो है वो बर्बाद हो जाएगा। जो बाबा के समय था वह दादा के समय नहीं रहा। यह खेती हमें गड्ढे में ढके रही है। पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, 4 पैसे हाथ में रहेंगे, विठोबा रंबा की तरह कुछ धंधा कारोबार किया जा सकेगा। अंदर ही अंदर इस विचार के चलते रहते और अंदर ही अंदर ऐसी बात वो क्या है सोचता रहता। कौन? बच्चा आनंद। दिवाली बीत जाने पर महीना भर ईख पेरने का कोल्हू चलाना होता। कोल्हू मतलब मशीन।
कोल्हू जरा जल्दी शुरू किया तो दादा की समझ से ईख की अच्छी खासी कीमत मिल जाती। यदि इस कार्य को हम जल्दी शुरू करते, कौन सा ईख पेरना का कार्य है ना, यदि जल्दी शुरू हो तो अच्छी कीमत भी मिल जाएगी, ऐसा उसके दादा का कहना था। यह उसकी समझ कुछ हद तक सही थी, लेकिन उसका जो विचार है कुछ हद तक क्या है, सही है। जब चारों ओर कोल्हू चलने लगते तो बाजार में गुड़ की बहुतायत हो जाती और भाव नीचे उतर जाते। उस समय नंबर 1 और नंबर 2 का गुड़ बहुत आता और हमारे जैसे खेतों पर ही बनाए गए नंबर 3 के गुड़ को कौन पूछता। बाकी के किसान दूसरे ढंग से विचार करते थे। उनका मत था कि यदि ईख को और कुछ दिन में खड़ी रहने दिया गया तो गुड़ जरा ज़्यादा निकलता है। देर तक खड़ी रहने वाली ईख के रस में पानी भी पर्याप्त मात्रा में होती थी और रस गाढ़ा होता है, जिसके कारण ज़्यादा गुड़ निकलता है। लेकिन दादा की समझ से गुड़ ज़्यादा निकलने की अपेक्षा भाव ज़्यादा मिलना चाहिए, इसलिए सारे गांव भर में हमारा कोल्हू सबसे पहले शुरू होता था। इसी कारण इस वर्ष भी शुरू हुआ और हम उससे जल्दी निपट गए, मतलब इस कार्य से हम मुक्त हो गए, आगे के काम में लग गए। और अब हम क्या है, आगे के काम में लग गए। सभी जन धूप में लेटे हुए थे, सभी जन धूप में लेटे हुए थे। माँ धूप में कंडे थाप रही थी और मैं बाल्टी में पानी भर भर कर उसे दे रहा था। यहाँ पे जो बालक आनंद यादव है उसने क्या है, अपनी कहानी बताया है ना कि मेरे साथ ऐसा हुआ। कुछ न कुछ बातचीत भी कर रहे थे, माँ और मैं क्या है, कुछ न कुछ बातचीत भी कर रहे थे। हम दोनों ही थे, इसलिए यह सोचकर कि बात माँ से कहनी चाहिए और मैंने अपने पढ़ने की बात छोड़ दी। आनंद क्या कह रहा है, मैं अपने पढ़ने के विचार को अपने माँ को बताया। माँ ने कहा, जब मेरी बातों को सुना मेरी माँ ने, तब उसने कहा, अब तू ही बता मैं क्या करूं, है ना, अब तू ही बता मैं क्या करूं। पढ़ने लिखने की बात की तो वह बरहेला सुअर की तरह घुर्राता है। यदि मैं तेरे पढ़ने लिखने की बात करती हूँ ना तो वो क्या है, गुस्सा करता है। तुझे मालूम है, माँ के मन में जंगली सुअर बहुत गहराई में बैठा हुआ था। अब खेती के सभी काम बीत गए हैं, मेरे लिए अब कुछ तो करना नहीं रह गया है, इसलिए कहता हूँ तू दत्ताजीराव सरकार से मेरे पढ़ने के बारे में कह। कौन किससे कह रहा है, आनंद जो है बच्चा, वो अपनी माँ से कह रहा है कि माँ आप उससे जाकर कहो आज ही रात को उनके यहाँ चलेंगे, चलो हम दोनों उसके यहाँ चलते हैं। मैं चलूँगा तेरे साथ और मैं भी तेरे साथ चलूँगा। तू उन्हें सब कुछ समझा कर बता दे तो वे दादा को ठीक तरह से समझा देंगे। यदि आप मेरी बात उनसे कहोगे है ना, तो दत्ताजीराव देसाई है वो बिल्कुल पिताजी को ये बात समझा देंगे। ठीक है चलेंगे। माँ ने हाँ तो की, लेकिन अंदर से माँ के स्वर में उदासी थी। माँ ने हाँ तो कहा बच्चे के साथ चलने के लिए, है ना, लेकिन उसके स्वर में क्या था, उदासी। उदासी मतलब डर था। मुझे भी मालूम था कि इतना करने पर भी कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन मेरा मन रखने के लिए जाने को तैयार हो गई। मेरी तड़पन वह समझती थी, मेरी माँ जो है ना वह मेरी मन की बात को समझती थी। 7वीं तक पढ़ाने की उसके मन में तैयारी थी, लेकिन दादा के आगे उसका बस नहीं चलता था। मेरी माँ भी चाहती थी कि मैं 7वीं तक पढ़ाई करूं, लेकिन पिताजी के आगे उसका कोई बस नहीं चलता था। रात को मैं और माँ दत्ताजीराव देसाई के यहाँ गए। माँ ने दीवार के सहारे बैठकर दत्ताजीराव से सब कुछ कह दिया। वे भी इस बात से सहमत हो गए और दत्ताजीराव भी क्या है, मुझे पढ़ाने में सहमत हो गए। माँ ने यह भी बताया कि दादा सारे दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देता है, खेती के काम में हाथ नहीं लगाता है। माँ ने क्या बताया, अपने पति मतलब आनंद के पिता के बारे में क्या बताती है कि वो खुद कार्य नहीं करता और पूरे कार्य जो है इस बच्चे पर सौंप देता है। माँ ने देसाई को यह विश्वास दिला दिया कि दादा को सारे गांव भर आज़ादी के साथ घूमने को मिलता रहे, इसलिए उसने मेरा पढ़ना बंद कर मुझे खेती में जोत दिया। यह सुनते ही देसाई दादा चिढ़ गए और बोले,
आने दे अब उसे, मैं उसे सुनाता हूँ कि अच्छी तरह देख, है ना। जब सारी बातें वो क्या है, बात सुनता है किसके बारे में, दादा के बारे में, तो देसाई जी भी क्या है, चिढ़ जाते हैं और उसको समझाने का आश्वासन भी देते हैं। उड़ते उड़ते मैंने भी दत्ता जी राव से कहा, अब जनवरी का महीना है, अब परीक्षा नज़दीक आ गई है। यदि मैं अभी भी कक्षा में जाकर बैठ गया और पढ़ाई की दुहराई कर ली तो 2 महीने में 5वीं की सारी तैयारी हो जाएगी और मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा। इस तरह मेरा साल बच जाएगा। अब खेती में ऐसा कुछ काम नहीं है, मेरा पहले ही 1 वर्ष बेकार हो चला गया है। बच्चा जो है वो आनंद देसाई को क्या समझाता है या आश्वासन देता है कि मैं भी क्या है, मन लगाकर अगर पढ़ लूँ ना तो 5वीं की कक्षा पास कर जाऊंगा। ठीक है, अब तुम दोनों अपने घर जाओ। जब वह आ जाए तो मेरे पास भेज देना और उसके पीछे से घड़ी भर बाद में तू भी आ जाना रे छोड़ा, है ना। देसाई जी क्या बोलता है आनंद को, ठीक है अब आप लोग घर जाओ और जब आए तो अपने पिताजी को क्या है, मेरे पास भेज देना और कुछ समय बाद आप भी उसके पीछे चले आ जाना। जी कहकर हम खड़े हो गए। उड़ते उड़ते हमने यह भी कहा कि हमने यहाँ आकर ये बातें कही हैं, यह मत बता देना, नहीं तो हम दोनों की खैर नहीं है। माँ अकेली साग भाजी देने आई थी, यह बता देंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, मुझे जो करना है मैं करूँगा। देख, उसके सामने ही तुझसे कुछ पूछूंगा तो निडर होकर साफ साफ उत्तर देना, डरना मत। ऐसा कौन कहता है, देसाई जी जो है बच्चे को समझाते कहता है, यदि मैं तुम्हारे पिताजी के सामने कोई प्रश्न करूंगा तो निर्भीक होकर उसका क्या उत्तर देना। नहीं जी, मैं माँ के साथ लौट आया। 1 घंटा रात बीते, दादा घर पर आया, मैं घर में ही था। आते ही माँ ने दादा से कहा, साग भाजी देने देसाई सरकार के यहाँ गई थी तो उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया है, खेत से आ जाने पर जरा इधर भेज देना। जैसे ही दादा घर आया है ना तो उसकी पत्नी ने क्या कहा कि देसाई सरकार जो है वो आपको बुला रहे हैं, कुछ काम वाम था, है ना। उसका पति उसे क्वेश्चन करता, क्या कुछ काम था। दादा ने अधीरता से पूछा, अधीरता मतलब व्याकुलता, एकदम जल्दबाजी जिसको बोलते हैं। मुझे तो कुछ बताया नहीं उन्होंने, है ना। क्या बोलती वो, मुझे तो उसने कुछ भी नहीं बताया। तो मैं हूँ आता हूँ, तब तक तू रोटियां सेक ले, गणपा आए तो उसे खेतों पर भेज देना पहले ही। दादा तुरंत उठ खड़ा हुआ। देसाई के बाड़े का बुलावा दादा के लिए सम्मान की बात थी। आधा घंटा बीतने पर माँ ने मुझसे कहा कि अब तू जा, कहाँ जिम ने बुलाया है। जैसे ही आधा घंटा बीता है ना तो मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तू भी जा वहाँ, है ना, और कहना पिताजी को कि भोजन के लिए बुलाया है। अच्छा अच्छा कहकर उसका बेटा जो है वो चला गया। मैं पहुंचा तो सरकार मेरी राह देख रहे थे। बच्चा क्या बता रहा है, जब मैं वहां पर गया है ना तो देसाई सरकार मेरी राह देख रहे थे। क्यों आया रे छोरे, उसने मुझसे पूछा कि क्यों आया रे छोरे। दादा को बुलाने आया हूँ, अभी खाना नहीं खाया है। तो आनंद ने क्या जवाब दिया, मैं अपने पिताजी को बुलाने आया हूँ, अभी तक उसने खाना नहीं खाया है इसलिए। बैठ बैठ थोड़ी देर, अभी तो आया है वह मेरे पास। जी, मैं बैठ गया और जी कहकर मैं भी बैठ गया। धीरे धीरे दत्ता जी राव पूछने लगे, कौन सी में पढ़ता है रे तू, कौन सी कक्षा में पढ़ता है तू। जी, 5वीं में था किंतु अब नहीं जाता हूँ। बच्चे ने क्या उत्तर दिया, मैं पहले 5वीं में था लेकिन मैंने क्या है स्कूल जाना बंद कर दिया। क्यों रे, क्वेश्चन करता है, क्यों बंद किया। दादा ने मना कर दिया है, खेतों में पानी लगाने वाला कोई नहीं है, मेरे पिताजी ने क्या है स्कूल जाने से मुझे मना किया है। क्यों रत्नप्पा, जी हाँ, फिर तू क्या करता है। सरकार ने दादा से जिस तरह करना शुरू किया तो सारा इतिहास बाहर निकल आया। सरकार ने दादा पर खूब गुस्सा किया, उन्होंने दादा की खूब हजामत बनाई। देसाई के खेत को छोड़ देने के बाद दादा का ध्यान किसी काम की तरफ नहीं रहा।
मन लगाकर वह खेत में श्रम नहीं करता, फसल में लागत नहीं लगाता, लुगाई और बच्चों को काम में लगाकर किस तरह खुद गांव भर में खुले सांड की तरह घूमता है और अब अपनी मस्ती के लिए वह छोरा के जीवन की बलि चढ़ा रहा है, यह सब उन्होंने सुनाया। दादा के हर एक तर्क को दत्ताजी राव ने काट दिया। अब दादा भी अपने बात की सफाई देगा, है ना, लेकिन उसकी बात को क्या है, दत्ताजी सरकार ने अपने तर्क मतलब बुद्धि से काट दिया और मुझसे कहा, सवेरे से तू पाठशाला जाता रहे, कुछ भी हो पूरी फीस भर दे उस मास्टर की, है ना। मुझसे क्या कहा दत्ताजी सरकार ने कि कुछ भी हो तेरी पढ़ाई जो है वो नहीं रुकनी चाहिए और मन लगाकर पढ़ाई कर, किसी भी तरह साल नहीं मारा जाए, इसका ध्यान रख। यदि इसने तुझे पढ़ने नहीं भेजा तो सीधा चला आ इधर, सुबह शाम जो हो सके वह काम कर, यहाँ और पाठशाला जाते रहना, मैं पढ़ाऊँगा तुझे। इसके पास जरा ज़्यादा बच्चे हो गए हैं, इसलिए तुम्हारे साथ कुत्तों की तरह बर्ताव करता है। किसने किससे कहा? दत्ताजी देसाई ने क्या है, आनंद को समझाते हुए कहा। मैंने मना कब किया है जी? आनंद का पिताजी क्या कहता है अपनी सफाई देते हुए, तो मैंने इसको कब स्कूल जाने से मना किया है, इसको जरा गलत सलत आदत लग गई थी, इसलिए पाठशाला से निकालकर इसको नज़र के सामने रख लिया है ना। उसके पिताजी सफाई देते हुए क्या कर रहे हैं, मेरे बच्चे को ही गलत लत पड़ गई थी, गलत आदत लग गई थी, इसलिए मैंने इसे क्या है स्कूल जाने से मना किया। कैसी आदतें? दत्ताजी पूछता है, कैसी आदत पड़ गई थी इसको? चाहे जैसी, यहाँ वहाँ कुछ भी करता है, कभी कंडे बेचता है, कभी चारा बेचता है, सिनेमा देखता है, कभी खेलने जाता है, खेती और घर के काम इसका बिल्कुल ध्यान नहीं है। दादा ने मेरे ऊपर अचानक हल्ला बोल दिया। तब दादा ने मुझे भी चिल्लाया, क्यों रे छोकरे? नहीं जी, कभी एक बार मेले में पटा पर पैसे लगा दिए थे। दादा तो कभी भी सिनेमा के लिए पैसे नहीं देते हैं, इसलिए खेत पर गोबर बीन बीन कर माँ से कंडे थपवा लिए थे और उन्हें बेचकर ही कपड़े भी बनाए थे। उसी समय एक बार सिनेमा भी गया था, मैंने भी झूठ सच मिलाकर ठोक दिया। किसने कहा? बच्चा ने दत्ताजी राव सरकार से कहा। अब यह सब बंद कर और सिर्फ पढ़ाई में मन लगा। तब उसको दत्ताजी सरकार समझाते हैं कि अब सारे गलत कार्यों को छोड़ दो और पढ़ाई में मन लगाओ। ना पास नहीं हुआ है कभी, है ना, क्या आप कभी फेल हुए हो? नहीं जी, पाठशाला जाना ही बंद करा दिया, इसलिए परीक्षा में नहीं बैठ पाया, है ना। मैं पास नहीं हुआ हूँ ऐसी बात नहीं है ना, मेरे ये स्कूल मतलब पाठशाला जाना ही बंद कर दिया, इसलिए मैंने एग्ज़ाम भी नहीं दिलाए। अच्छा, अब तू घर जा और सवेरे से पाठशाला जाने लग। जी, मैं उठ खड़ा हुआ, जी कहकर मैं क्या है उठ खड़ा हुआ। बाहर निकलते निकलते मैंने सुना, अरे बच्चे की जात है, एक आध वक्त सिनेमा चला गया हो तो क्या हुआ, एक आध बार खेलने में लग गया हो तो क्या हुआ, इस बात पर उसका पढ़ना लिखना बंद कर देगा देगा ऐसी बात है क्या? किसने कहा? दत्ताजी सरकार ने पिताजी को समझाते हुए कहा। जी, आप कहते हैं तो भेज देता हूँ, कल से देखते हैं एक आध वर्ष में सुधार हो जाए तो। दादा ने मन मानकर कहा। मन मानकर मतलब बेमन से, उसकी इच्छा नहीं हुई। इस समय उसका कोई बस नहीं चल रहा था, है ना। दत्ताजी देसाई के सामने आनंद के पिताजी का कोई बस मतलब कोई कार्य नहीं चल पा रहा था। खाना खाते खाते दादा ने मुझसे वचन लिया, पाठशाला 11 बजे होती है, दिन निकलते ही खेत पर हाजिर होना चाहिए। आप पाठशाला तो जरूर 11 बजे जाओगे, लेकिन जैसे ही सुबह होती है आप पहले कहाँ जाओगे? खेत पे जाओगे। 11 बजे तक पानी लगाना चाहिए और 11 बजे तक आप क्या करोगे? खेत में पानी दोगे। खेत पर से ही सीधे पाठशाला पहुंचना और खेत पर से ही क्या है आप पाठशाला जाना। देखो, खाने पीने का कोई हिसाब नहीं यहाँ पे। सवेरे आते समय ही बस्ते पढ़ने का बस्ता घर से ले जाना और जब आप खेत जाओगे ना तभी यहाँ से आप बस्ता ले जाना। छुट्टी होते ही घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर ढोर चराना, ढोर मतलब पशु चराना, और कभी खेतों में ज़्यादा काम हुआ तो पाठशाला में गैर हाजिरी लगाना, समझे? मंजूर है का? ऐसा कौन कहता है? आनंद के पिताजी आनंद को समझाते हुए गुस्सा करते हुए बोल रहे हैं।
हाँ, खेत में काम होगा तो गैरहाजिरी रहना ही चाहिए। मैं ऐसे बोल रहा था मानो मुझे सारी बातें मंजूर है। मन आनंद से उमड़ रहा था, है ना। और पाठशाला जाने की बात सुनकर ही मैं क्या था, बहुत ही प्रसन्न था। हाँ, इतना मंजूर हो तो पाठशाला जाना, नहीं तो यह पढ़ना लिखना किस काम का। पिताजी क्या कह रहे हैं आनंद को, यदि आपको मेरी बात मंजूर है, शर्तें मंजूर है, तभी आप क्या है पाठशाला जाओ, नहीं तो आपका पढ़ना लिखना किस काम का। मैं सवेरे शाम खेतों पर आता रहूंगा ना, और मैं तुम्हारी निगरानी रखने, है ना, तुम कार्य करते हो कि नहीं करते हो इसको देखने मैं सुबह शाम खेत में आऊंगा। तो मूल रूप से इस पाठ में ये बताया गया है कि किस प्रकार आनंदा का जो जीवन है वो संघर्षों से भरा हुआ था, और किस प्रकार वो क्या संघर्षों का सामना करता है। तो आगे की पढ़ाई